उपलब्ध हैं उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.एस. राणा साहब। इससे पहले वे कुमायूं यूनिवर्सिटी में थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में थे, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थे, और तमाम उपलब्धियां उनके नाम हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। आज हम पहली बार उनकी निजी ज़िंदगी पर बात करेंगे। आइए जानते हैं उनसे तमाम सवाल और उनके। डॉक्टर साहब, आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? शिक्षाविद बनना मेरा पहला उद्देश्य था जी। और जनता के साथ किस तरह से हम जुड़ के काम कर सकते हैं, ये उसके साथ हमारा जुड़ा हुआ पहलू था। लेकिन आपने पॉलिटिक्स में भी काम किया? इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स में काम किया। हाँ। और वो बाई चांस की बात होती है, एक्सीडेंटल राजनीति में कभी कभी जुड़े जाते हैं। हाँ हाँ। कि जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर में बन गया तो ये था कि अब कुछ जनता से जुड़ने के काम भी किए हैं। अच्छा। और परिवार राजनीतिक विरासत थी एक तरह से। पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे थे, ब्लॉक प्रमुख रहे थे उस जमाने में 2 बार। फिर एक ब्रदर थे, वो एमएलए रहे लंबे टाइम। तो राजनीति से जुड़ना एक मजबूरी सी था कि उनके लिए काम करना, राजनीति में जगह बनाना, फिर क्षेत्र में जनता के बीच में भी काम करना, इन चीज़ों से हम अपने को एस्केप नहीं कर सकते थे। छात्र राजनीति भी की आपने? छात्र राजनीति में रहा। छात्र परिषद 77 में जब नॉमिनेट हुई जी, तो बीपी जी और वाइस चांसलर थे, उन्होंने हमको छात्र परिषद का अध्यक्ष नामित किया था। सुनील पिकल उसके महामंत्री थे, प्रतुल भार्गव कोषाध्यक्ष। अच्छा, पुराने लोग हैं भाई। अच्छा। तो वो जुड़ा हुआ एक पहलू है। छात्र राजनीति से भी रहे, फिर छात्रों को राजनीति का पाठ भी हमने पढ़ा। हाँ, ये क्योंकि छात्र संघ के चुनावों में चुनाव अधिकारी, हमारा कोई बड़ी संस्था है, इसमें 15-16 हज़ार स्टूडेंट पढ़ता है। और फिर उसके पैटर्न छात्र यूनियन के, दोनों रूप में हमने यहाँ भी काम किया। तो छात्रों के मैं बहुत करीबी संपर्क में रहा और उनमें पॉपुलर भी रहा। पॉपुलर है जी, तो सबको मालूम है, बहुत पॉपुलर हैं छात्रों के बीच में खासतौर से। भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? मेरी पसंद कुछ नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल वो है मेरा। वेजिटेरियन हूँ और उसमें जो मेरे किचन के लोग ले आते हैं, बना देते हैं, मैं खा लेता हूँ। अच्छा, तो मेरी ये फ्रेंड बट नहीं होती। सही, तो सड़ी आश्चर्यजनक बात है। हाँ, 2 सब्जी, 1 दाल और दही मेरा जरूर फेवरेट है। अच्छा। मैं कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं रखता। तब भोजन माँ के हाथ का अच्छा लगता है, पत्नी के हाथ का? दुर्भाग्य से 7वीं दर्जा से मैं शहर चला आया जी, छोड़ के। तो मेरा पारिवारिक रिश्ता सा तो उस तरह से कुछ रहा ही नहीं जो समझ आती है। 8वीं 10वीं के बाद आती है। तो माँ के हाथ का तो नसीब ही नहीं हुआ खाना। अच्छा। सब पुरुषों के हाथ का ही खाना खाया नहीं। अब क्या पत्नी घर का खाना अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता? अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। कभी पत्नी ने आपको अपने हाथ से खाना खिलाया क्या? एक स्थितियाँ आई थी 1-2 साल तक। अच्छा। बाकी मेरा बस ऐसी जिंदगी रही है, उधर बैगाबॉन्ड टाइप की कि कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे, तो जहाँ जैसे मिला वैसे खा लिया। तो आपको भी कभी खिलाने का अवसर नहीं मिला उन्हें? नहीं। क्या आप से उत्तराखंड में इस समय में बहुत गर्मी बहुत सर्दी पड़ती है भीषण, तो उसमें रोज़ नहाते हैं? कभी कभी गोल गोल कर देते हैं? मुझे शायद लाइफ में जितनी अपनी याददाश्त है जी, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैं नहीं नहाया। अच्छा। और मैंने खाना बिना नहाए कभी नहीं खाया। ओके ओके ओके। नाश्ता पहले खा सकता हूँ, ले सकता हूँ, या नाश्ते के तुरंत बाद जाके नहाता हूँ। ओके। और नहाने के बिना में दिनचर्या नहीं चलती, चाहे मुझे 1 से 2 डिग्री बुखार रहा हो, उसमें ही मैं बाथरूम में जाके बैठ के नहाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मेरी आदत में है। सब घूमने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्थान कौन सा आपको लगता है? घूमने के लिए इंडिया में केरल भी बहुत अच्छा है। केरल, ओके। कर्नाटक भी अच्छी जगह है, मैसूर वगैरह। कश्मीर तो सीजनल है, एक पीरियड में बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। जी जी, यही उत्तराखंड की स्थिति है। लेकिन उत्तराखंड से मुझे कुछ लगाव ज़्यादा हो गया। अच्छा। 4 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा जी। मोनार्ड यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में रहा, तो मैं आगरा कॉलेज से इस्तीफा दे करके गया था 15 में जी। और सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में मुझे एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाया गया जी। उसके बाद वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन भी रहा। फिर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी पटना चला गया और वहाँ मैंने थोड़ा ऐसे ही
जैसी आदत में होता है, तो मेरी आदत में है कि कुछ ना कुछ नया सा करना चाहिए। जी। तो वहाँ नकल होती थी, बच्चे एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ के ऊपर पकड़ के दूसरी मंजिल तक लटके रहते थे। हाँ हाँ और किताबें उनके साइड से लगी रहती थी। जी। तो उस पर मैंने छापे डाले कुछ दिन। हाँ हाँ। वहाँ के गवर्नर ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया अच्छा। कि मैं स्क्वाड लेके जाता था 4-5 गाड़ियों का काफिला, और वो नकल अखबारों में भी छपी, मीडिया में छपी, तो उन्होंने कहा इसका तुम इंतजाम कर सकते हो, मैं कर दूंगा। और मैंने ये अभियान एक हफ्ता चलाया और पूरे बिहार में एक मैसेज चला गया। अच्छा। तो नकल को रोकने का काम वहाँ किया, क्योंकि मैं आगरा यूनिवर्सिटी के फ्लाइंग स्क्वाड का लीडर रहा बहुत लंबे टाइम जी। और यहाँ भी यही काम करता था, पूरी कमिश्नरी छापे डालने का। तो वो मेरे उसमें था जहन में। उसके बाद जब उत्तराखंड में मुझे मौका मिला, तो उत्तराखंड में मुझे ये महसूस हुआ कि इस लोगों में अपनापन है। अच्छा। वहाँ के छात्रों में नहीं, आम जनता के लोगों जिनसे भी मिलता था, वहाँ का आदमी बड़ा सहज है और सरल है। अच्छा। तो उन लोगों से मुझे काम करने में, आगे बढ़ने में मौका मिला। खासतौर से वहाँ के स्टूडेंट्स गेम्स में और फौज में जाना चाहते हैं। तो गेम्स के बच्चे जो है पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। जो मैं शुरू से जानता हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन भी रहा जी। प्रसाद जी वाइस चांसलर थे। तो मैंने वहाँ एक तरीका निकाला, गेम्स कमेटी की मीटिंग बुलाई यूनिवर्सिटी की, उसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, छात्र भी होते हैं। और मैंने उसमें तय कर दिया कि 2% कोटा में एडिशनल गेम्स के छात्रों के लिए दूंगा प्रवेश। अच्छा। उससे मेरा मैसेज बड़ा जबरदस्त गया। और मैं पहाड़ के 45-46 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजों में गया, तो जहाँ छात्रों ने गेम्स के लिए स्पेशली बुलवाया मुझे, रिक्वेस्ट कर करके। अच्छा। और उस मैसेज के बाद उन कॉलेजों में मेरी पॉपुलरिटी बहुत बन गई और छात्रों में विश्वास बन गया कि कुलपति प्रो स्टूडेंट हैं और हमारी जो भी मांग होती है सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे मैं जाता था, छात्रों की समस्याएं सबसे ज़्यादा थी सन 78 से लेके 90 से लेके मार्कशीट और डिग्री लोगों को वर्षों पे नहीं। उसके लिए स्पेशली पोर्टल बनवाया। HDFC बैंक थी, उसको बुलाया, उसमें कि पुराने एड्रेस कलेक्ट करो और इन लोगों को डिग्री प्रोवाइड करो। और वो काम मैंने 1.5 महीने के अंदर पूरा करा दिया। अच्छा। और उसमें बड़े पुराने लोग विदेश में भी बैठे थे, देश में बड़े महत्वपूर्ण जगहों पे बैठे थे। उनके फ़ोन पे उन्होंने मुझे बधाई दी कि आपने कमाल कर दिया, हमने डिग्री की शक्ल दे दी। अच्छा। तब ये हमें पता है आपकी जो हॉबीज़ हैं, हमें जो पता है पढ़ना लिखना, किताबें लिखना, पॉलिटिक्स, अध्यापन, अध्ययन, इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? पढ़ने लिखने में मेरा अपना इतना खप जाता है हाँ। कि वो खास हॉबीज मेरे पास बचती नहीं है। पसंदीदा गाना कौन सा आपका साहब? कोई फिल्मी गाना है, भजन? नहीं, गाने वाने में मेरा बहुत टेस्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन पुराने गाने जितने थे, हाँ हाँ, उनमें कुछ तर्क होता था, हाँ हाँ, कुछ सार होता था, हाँ। तो उनको सुनने में थोड़ा अच्छा अच्छा लगता अच्छा। था। आजकल के गानों में तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, सुनता नहीं। तो कभी बाथरूम में गाना कभी ऐसा याद आया आपको नहीं। नहाते समय? ऐसा कुछ नहीं। आपकी नज़र में सबसे अच्छा अभिनेता, फिल्मी और अभिनेत्री कौन सा है? आज के समय जो अक्षय कुमार आया है वो कुछ कमिटेड टाइप का है। ओके। वोकैबुलरी से, डायलॉग से, उनसे अमिताभ बच्चन का भी वो अच्छा है। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो पर्सनल मेरी जानकारी में है कि वो किसी के प्रति वफादार नहीं रहा। सही है। चाहे राजनीतिक रूप से जिन लोगों से जुड़ा हो उनके प्रति भी नहीं, और जिन लोगों से उसने हार्ड टाइम में मदद ली जी, और उसको खड़ा किया, उन लोगों के प्रति भी साधुवाद के 2 शब्द उसने नहीं कही। जैसे मैं कहता हूँ बिलियन के रूप में है अमर सिंह का नाम राजनीति में। जी जी। लेकिन जब अमर सिंह ये क्या नाम है अमिताभ। बसंत विहार में रहते थे अमिताभ बच्चन, तब अमर सिंह और मुलायम सिंह दोनों ने उसके दिल खोल के मदद की थी। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद प्रोग्राम में सफाई वगैरह तो गया अमिताभ बच्चन, लेकिन अमर सिंह के प्रति पता नहीं क्यों उसके अंदर से कोई साधुवाद के शब्द भी नहीं निकलते, जिससे अमर सिंह नाराज रहते थे। खुद मेरे पास आए अमर सिंह, चुनाव लड़े थे फतेहपुर सीकरी। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने अमर सिंह से भी मना किया था, मेरे बाहर में बैठे थे, मैंने कहा अमर सिंह क्या गलत फहमी पढ़ रहे हो, तुम ये समझ रहे हो तुम चुनाव जीत लोगे। आगरा में तो ठाकुरों का नेता जो है वो राजघराना भरतपुर वो है हरदमन बदावर,
तो मैंने वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ तुमको कहाँ से वोट मिल जाएंगे, तुम गलतफहमी में होगे, तुम देश में ठाकुरों के नेता हो सकते हो लेकिन आगरा के नहीं हो, मैंने कहा तुम गलतफहमी मत करो। और उसके बाद मुझसे सारी बातें करके 1 घंटे रुके मेरे पास, और लौट के उन्होंने वहाँ जाके कहा अजीत सिंह के यहाँ कि भाई उन्हें राणा साहब ने तो मुझसे ऐसे कहा है, और मुझे सब पत्रकारों ने कहा है राणा साहब की आंकड़े बिल्कुल सही होता है, तो मुझे मत फंसाओ। तो दूसरे दिन मेरे पास उनका फोन आया अजीत सिंह जी का सवेरे, अरे बोले भाई तुम क्या कर रहे हो, उनको चुनाव लड़वाओ किसी तरह। मैंने कहा जी मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझे मालूम है इसकी जमानत भी नहीं बचेगी, उस बेचारे क्यों बेइज्जती कराएगी। मैंने आपका अपना बोल नहीं तो इतना समझा दो वो नॉमिनेशन भर दे, आपकी मर्जी है। सर फिल्मी हीरोइन कौन सी पसंद है? ये बताना नहीं चाहते? नहीं मैं जानता ही नहीं। मतलब आप नाचने गाने वालों की जो संस्कृति अलग होती है ना, तो उसमें मैं कभी रहा नहीं। इस समय देश में सबसे अच्छा नेता कौन सा है आपकी दृष्टि में? अब मेरी नज़र में तो मोदी से अच्छा नहीं लगता कोई नहीं लगता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने टेक ओवर किया, और नेहरू जी ने जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के नाम प्रपोज किया था, तो पंडित गोलक बल्लभ पंत केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो पहले यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ जी। और वो डेडली ऑनेस्ट पर्सनैलिटी थे। उत्तराखंड में रह के मैंने उसके बारे में तमाम किस्से सुने हैं जी। तो पंत जी अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया कि ये परिवारवाद नेहरू जी आप क्यों ला रहे हैं, पहले मैच्योर होने दीजिए राजनीति में, उसके लायक हो जाए तब ले आना। अच्छा। तो नेहरू जी उस बात से नाराज हो गए थे पंत जी से। अच्छा। लेकिन नेहरू जी में एक बड़प्पन था कि वो एक्सपोज होके उन बातों को लेते नहीं थे। तो वो एक लाइन, सरदार पटेल की वही लाइन, मोदी जी भी उसके फॉलोअर रहे, चौधरी चरण सिंह भी उसके फॉलोअर रहे। मैंने चौधरी साहब की बायोग्राफी भी लिखी उन्हीं के जीवन काल में। हाँ। उसको अटल जी ने और चंद्रशेखर जी ने सामूहिक रूप से ओपन किया था दिल्ली में। तो मतलब उनका एक कंसेप्ट पुराने लोगों का ये था जो तपी हुई राजनीति से निकले थे कि परिवारवाद राजनीति में नहीं आना चाहिए, और उस काम को आज की तारीख में अगर कोई रोकने का प्रयास कर रहा है तो उसका नाम मोदी है। मोदी जी, ओके, बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा कोई आदमी इस लाइन पर नहीं सोच रहा है। बीजेपी के मैं तमाम नेताओं को जानता हूँ जो इस व्यामोह में उलझे हुए हैं, किसी तरह अपने लड़के को इंस्टॉल कर दूंगा, अपनी लड़की को इंस्टॉल कर दूंगा, फलाने को कर दूंगा। मोदी के 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो सब के सब कोई चनौरी बेच रहा है, कोई उसके खरपतवार की दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसने परिवार के लिए कभी एक अपने मुंह से कोई व्यामोह जोड़ने की या किसी को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की, और पार्टी के लोगों को भी सबक दे दिया कि भाई ये राजनीति लोकतांत्रिक देश है, इसमें हम लोगों को परिवारवाद पर नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ये मोदी जी का बहुत बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है कि अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और परिवारवाद की राजनीति पर ब्रेक लगाने का काम अगर इसने है उन्होंने किया है। अगर मोदी आज नहीं होते तो मैं बताता हूँ टॉप के राजनेता आज भी जो सरकार में शामिल है वो भी अपने बेटों को स्थापित करना चाहते थे, बिल्कुल, उनको भी उन्होंने रास्ता रोका। सब वस्त्रों में कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है आपको? वस्त्रों में सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है? किस रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं? व्हाइट ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, आपको किससे डर लगता है और क्यों? मैं तो अजात शत्रु की तरह से हूँ, न किसी का मैं बुरा हूँ, न मैं किसी से डरता हूँ। इस मामलों में आदमी अपने स्ट्रॉन्ग विल से जीता है। मेरी विल पावर अपने आप में काम करती है, और सही बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता। चाहे देश में दुनिया में किसी के खिलाफ कोई बात आए मैं कह देता हूँ, चाहे उसका नुकसान हो चाहे फायदा हो। ओके, सब कॉलेज लाइफ में सबके मन में बड़ा भारी उत्साह कि कोई लड़की मेरी मित्र बन जाए, तो ऐसा कुछ मौका मिला आपको कभी? नहीं, मैंने इस लाइन पर कोई प्रयास भी नहीं किया। और जो 2-4 लोगों की कोशिश हुई भी, अच्छा, मैंने सहृदयता के साथ नमस्ते कर दिया। ओके। तो आपने क्या लड़की देखी शादी से पहले? नहीं देखी। तो शादी और लड़की देखने कुछ कितना शादी तय करने में परिवार का अपना निर्णय था। शादी तय हुई और शादी होने बीच कितना अंतर रहा? बीच में कई महीने का अंतर रहा। तो संवाद कैसे किया आपने? बिल्कुल संवाद ही नहीं किया बिल्कुल। जो तय करते घर वालों वही स्वीकार। ओके, ऐसा कोई वाकया जब आपकी तकरार हुई हो पत्नी से, जैसे आप और आपने उसको मनाया हो उनको? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ? कोई ऐसा किस्सा जीवन का जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? मैंने बीएससी किया जी।
हालांकि मैं बचपन से शहर में 7वीं क्लास से रहा, तो नायब विशाणी उसमें प्राइवेट कमरे में हम 2 लोग साथ रहते थे, 15 रुपये किराए पे। पीएससी में आने के बाद, क्लियर करने के बाद जब मैं गांव गया तो पिताजी पुराने मूल्यों के थे, जैसे जमींदार टाइप के थे, कोई कमी नहीं थी। 70-80 बीघा पक्की ज़मीन थी। औरत का काम भी करते थे, जिसको मैं पसंद नहीं करता था। मैं उनके सामने भी कहता था कि ये चोरी का धन है, इस काम को मत किया। अच्छा। तो मेरा वो नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो सब इलाके में नाम हो गया, BSc कर ली तुमने। अच्छा। फेल होगे, पास होते हैं लोग। अच्छा। तो अब मेरे कहने से एक काम करो कि तुम B.Ed कर लो, और B.Ed करके बड़े अच्छे ट्यूशन आते हैं मास्टरों पर। उन्होंने किसी टीचर का, इंटर कॉलेज का टीचर था, उसको उदाहरण भी दिया, वो फलाना है, वो बड़ा अच्छा पैसे कमाता है, ये मैंने उनसे बंद कर दिया। मैंने कि मैंने कहा अच्छा। मैंने CPMT में भी किया था, लेकिन वो पता नहीं कुछ अंदर से मन हुआ, तो एक पेपर लास्ट का छोड़ दिया, बाकी मेरा क्लियर हो चुका था। ओके। लेकिन उसमें नहीं किया। मेरा टारगेट था मैं आगरा कॉलेज प्रोफेसर बनूँ, क्योंकि आगरा कॉलेज का मैं नाम सुन रखा था कि इसका बेसिक एफिलिएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, सन 27 में आगरा यूनिवर्सिटी में। तो उसका एक हिस्टोरिक कंसेप्ट दिमाग में था, सोचा था आगरा कॉलेज प्रोफेसर करना है। तो जब मैंने कहा कि मैं MSc करूँगा और PhD करके आगरा कॉलेज में जाऊँगा, ये मेरे दिमाग में तय है। तो पिताजी बोले इतना पैसे खर्चे कहाँ से आएंगे, शहर में रह के बहुत खर्चा होता है, ये है। तो मैंने कहा तुम मत देना खर्चा। अच्छा। तो बोले कैसे करेगा, मुझे दूँगा अपने। अच्छा। भाई अपने कॉन्फिडेंस है। ये बात कह के मैं चला आया। फिर मैंने वो जो कमरा था छोड़ा नहीं था नायब विशाणी का। मैं सबरू हॉस्टल में आगरा कॉलेज में रहता था BSc में। मैं वहीं रहा। उसके बाद MSc के लिए कायस्थ हॉस्टल है, जो बाद में शहीद भगत सिंह छात्रावास है, जी जी, उसमें चला गया। उसमें इंडिपेंडेंट रूम में रहा। उसमें नायब विशाणी के कमरे में 5 ट्यूशन सुबह, 5 ट्यूशन शाम को मैं पढ़ाता था। अच्छा। और अपने खर्चे का इंतजाम अपने आप कर लेता था MSc लेवल तक। एहसान दुबे प्रिंसिपल थे यहाँ, बड़े कमिटेड थे। उनकी फैमिली, उनके भाई चीफ जस्टिस भी रहे पटना में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रहे। तो उनसे वो मुझे बहुत लाइक करते थे। फीस भी इसका भी देनी नहीं पड़ी, और बुक बैंक से किताबें निकाल देते थे। जो परचेज करनी है वो अपने उस खर्चे से, खर्चे के इंतजाम, हॉस्टल की फीस ये कर लेते थे। MSc हो गई, उसके बाद PhD में एडमिशन लिया, उसमें फेलोशिप मिल गई। फेलोशिप से खर्चा चलने लगा, ट्यूशन छोड़ दिया। तो मैंने सब अपने आप को सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मैंने सब अपने आप खड़ा किया है। सब कुलपति के आसपास बहुत सारी महिला प्रोफेसर मंडराने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कुछ किस्से आपकी दृष्टि में हैं क्या? पहले मैं जब गया तो ऐसे किस्से मेरी जानकारी में आए थे। अच्छा। तो वहाँ कुलपति का अपना स्टाफ काफ़ी होता है, 4-5 लोग पर्सनल स्टाफ होता है। OSD है, PS है, APS है, DRO है। DRO मैंने खुद नियुक्त किया कुमायूं में, तो जाके असिस्टेंट प्रोफेसर था भीमताल से। उसको मैंने ठीक का वो मीडिया कवरेज भी कर लेता था, उसको बुला के डेजिग्नेट करके रीडर रैंक में DRO बना दिया। तो ये मतलब परखने का स्टाफ मेरा रहता था सामने ही रूम। रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर दोनों मेरे PCS थे। लेकिन मेरा इतना सम्मान था कि वो जानते थे कि ना एक पैसा ये खाता है ना खाने देता है। तो इसलिए मैं जिन में उनको अगर 4 बार जरूरत हो तो 4 बार बुलाता था, और उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करता था, क्योंकि उम्र में 30, 35, 40 साल के एज के थे। तो मेरा सम्मान भी बहुत करते थे वहाँ का स्टाफ। प्रोफेसर वगैरह आते थे, उनका टाइम बाउंड था। डायरेक्टर अलग अलग कैंपस के थे, उनको मैं अपने टाइम भेज के या PS को फ़ोन करके बुलाता था। ये महिलाएं 2-1 थी जिनको के हम बुलाते थे, लेकिन वो केवल एकेडमिक लेवल था हमारा। उसमें पर्सनल लाइफ में ना हमने किसी को जाने की कोशिश की, और ना हमने जानने देने के लिए इस तरह के लोगों को अलाउ किया। क्योंकि BC चैम्बर में जब मैंने बुलाया तो लिमिटेड पीरियड के लिए बुलाता था, और मेरा PS और OSD मेरे साथ रहते थे। तो मैंने अपने आप को ओपन करके रखा। और शायद मैं पहला BC था कुमायूं यूनिवर्सिटी में कि मुझसे पहले BC मिलने से कतराते थे, छात्रों से मिलते ही नहीं थे। चैनल बंद रहते थे। ये था। मैंने कहा नहीं, दरवाजा खोल दो। अच्छा। कोई मिलने आता है लड़का तो PS वगैरह रोकने की कोशिश करते थे,
जब मैंने लड़कों को नंबर बांट दिया, एक स्पेशल नंबर लेके कि 9 बजे तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो रात के 9 से 10 के बीच में मेरे यहाँ फ़ोन कर सकते हो। अच्छा। फला अधिकारी से कि यहाँ से हमारा ये काम रुका है सर, काम नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आपका काम सवेरे रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं आप मतलब खामा मेरे को फ़ोन मत करना, केवल इसी बात के लिए फ़ोन करना कि आपको मार्कशीट नहीं मिली है, नंबर नहीं चढ़े हैं, कॉपी नहीं है, ये नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पर कंट्रोलर था, उसकी बदनामी थी, उसको मैंने एडिशनल कंट्रोलर नियुक्त किया। डिप्टी रजिस्ट्रार था, उसको डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जाम क्रिएट किया। कोई AR नाम की चीज़ नहीं थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। अच्छा। मैं जानता हूँ BC के पावर्स में होता है। और मैंने रजिस्ट्रार से फाइल बना के सीनियरिटी लिस्ट मंगाई और 3 AR मैंने कैटेगरी अपॉइंट कर दिए, फाइनेंस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जनरल से। तो मतलब मेरी अपनी वर्किंग थी कि मैं अपने तरीके से काम करता था। और मैं ये जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो UP एक्ट से ही गवर्न थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उसमें BC की जितनी पावर है न CM के पास है न राजभवन के पास। अच्छा। हाँ। और उसमें इतनी पावर है कि एक बार को चाहे तो BC यूनिवर्सिटी को नीलाम कर दे। अच्छा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहारा लेकर के सेक्शन 13(6)B करके है। लेकिन मैंने अनायास उनमें जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने प्रभाव में चीज़ों को दुरुस्त कर। इसका अर्थ आपने यूनिवर्सिटी एक्ट पूरा पढ़ा है? यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ा मैंने। और जब मुझसे गवर्नर, सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने, जब मैंने नैनीताल में लॉ कॉलेज उद्घाटन कराया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर नाम रखा इसी से अप्रूव करा के। और चंद्रचूड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट में है, 1 साल बाद वो चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उनसे मित्रता है, तो उनको बुला के मैंने उसका इनॉग्रेशन कराया, पत्थर लगवाया। तो पूरा शासन हिल गया कि उनको आप बुला रहे हो, हमको खबर नहीं दे रहे हो, वो आपने लॉ कॉलेज शुरू कर रहे हो, आपने हमसे परमिशन ली है। तो मैंने दोनों को कह दिया था कि ऐसा है कि यूनिवर्सिटी, इसका मालिक BC होता है, इसमें EC होती है, वो मालिक होती है, और EC का चेयरमैन BC होता है। और उसमें एक्ट की धारा 7 पढ़ लीजिए, उसमें आपका कोई रिडक्शन नहीं है, वो उसकी मान्यता देना हमारा काम है। सर इतना साहसपूर्ण बात कैसे कह पाए आप? इसलिए कह पाए कि मैं इस्तीफा जेब में लेके चलता हूँ। अच्छा। मुझे इस चीज़ को डर नहीं है कि मैं पोस्ट पर रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अच्छा। मैं यहाँ था आगरा यूनिवर्सिटी में, यहाँ से इस्तीफा दे के गया। दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली, उसका इस्तीफा उनको पकड़ा दिया। तीसरी में गया, उनके माँ उसके इस्तीफा उनको पकड़ा दिया। काम कर बढ़िया करने के बाद भी नहीं, कोई आदमी छोड़ने नहीं चाहता। जैसा आगरा कॉलेज तो हम लोग प्रिंसिपल बने, उन्होंने इस्तीफा कभी नहीं दिया, वो तो यहाँ से छुट्टी लेकर गए हमेशा। ज़्यादातर यही करते हैं। लेकिन मैंने उसकी जरूरत नहीं समझी। तब आपकी पूरे देश में आपका नाम है शिक्षाविद के रूप में, विदेश में भी, तो इसका रहस्य क्या है? रहस्य नहीं है। सफलता का रहस्य क्या है आपकी सफलता का? नहीं, देखिए, आप केवल फाइलों में कैद होकर BC बने रहेंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं बनने वाली है। ओके। आप कुछ ऐसे पॉपुलर काम करिए जिसका स्टूडेंट्स के बीच में अपलोडिंग हो, मीडिया के बीच में भी हो, और जनता के बीच में भी जाए। वो मैसेज और वो स्टेप में लेता रहा हूँ शुरू से, वो मेरी आदत में है। अच्छा। तो वो लेता, तो मुझे इस बात का फक्र है कि आपके मीडिया के मित्रों ने मुझे 4-4, 5-5 कॉलम में छापा, चाहे लोकल मंत्री कोई बैठा हो 2 कॉलम में छप रहा हो। वो लेकिन मेरे स्टेप थे जिनको वो एप्रिशिएट करते हुए छापते थे। अब जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी 50 साल पहले बनी, आगरा यूनिवर्सिटी से कट के बनी थी। कुमाऊं गढ़वाल 2 यूनिवर्सिटी थी, और 50 साल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मेन गेट गौशाला सा लगा हुआ था, उसका मेन गेट प्रॉपर नहीं था। मैंने फाइल मंगाई, देखते ही मैंने, यार बड़ा बुरा लगता है इस यूनिवर्सिटी में बैठ के, पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें नहीं है। मैंने रजिस्ट्रार को बुलाया, एस्टेट ऑफिसर को बुलाया, तो बोले कि साहब फाइल चलिए 15 साल पहले शुरू हुई थी फलाने कुलपति जी के टाइम में, और उसमें सब अथॉरिटी अड़ंगा लगा देती है। उन्होंने कहा 50 फुट पीछे हटा के बनाइए, गेट को यहाँ नहीं बनेगा, सीजमिक जोन है ये, तो इसमें आप बनाएंगे तो हाईकोर्ट अड़ंगा लगाएगा और नहीं बनने देंगे। मैंने वो बुलाया, फाइल दिखवाई, देख के मैंने उसका रजिस्ट्रार को, मैंने कि आप और फाइनेंस में दोनों PCS ऑफिसर हो, PWD वालों को ठेका देंगे उसको, और उनसे कहो 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है। और मैंने कहा अथॉरिटी को मैं देखता हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कोई काम किया, ठेका दिया, कॉलम खड़े कराए, पूरा गेट सुंदरीकरण करके, और वहाँ से गेट से यूनिवर्सिटी कैंपस तक रोड डलवाई टाइल्स से, और फिर उसके स्टील का ऊपर डिजाइन कर तैयार कराया, जिससे उसमें टाइम कम लगता है। तो स्टील से इतनी सुंदर डिजाइन बन गई। उसके बाद दैनिक जागरण ने वहाँ पर 4 कॉलम की न्यूज छापी
कि कुमायूं विश्वविद्यालय को 48 साल बाद मेन गेट में लाया। अच्छा। न्यूज़ की कटिंग मेरे पास हो गई। ओके। तो मतलब वो स्टेप था। अब उसके बाद अथॉरिटी की तरफ से सूबे तो हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्हें इतना छपता था, अधिकारियों में दबाव रहता था। डीएम खुद मेरे पे कह करके आता था कि साहब चाय पीने आना है आपके पास। मैं ही लड़का था सब इनका सब। तो कुछ मेरा स्नेहपूर्ण भाव भी रहता था कि मैं उनको परिवार के लोगों की तरह से ट्रीट करता था, इसलिए मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही कमिश्नर का था उनको बुला देता था। तो मैंने अथॉरिटी के लिए मैंने पूछा अपने वो एस डी से, मैंने कहा यार अथॉरिटी का मालूम करो कौन है। मेरे साथ कुमाऊं मंडल निगम का चेयरमैन है, उसी को चार्ज दे रखा है, तो नया है। कल मैंने चाय का बोला तो बेचारा आ गया, नई उम्र का लड़का था 40 के करीब। तो मैंने उससे कहा मैंने यार तुमने वहाँ से तुम्हारे नियम ने इसका नोटिस काट दिया, ये गेट क्यों बना? ये गेट तो बन गया, अब काम किस बात का रुकेंगे? काम तो रुकेगा नहीं। और मैंने तुमने कैसे काट दिया ये नोटिस? मैंने तुमसे ये पूछा, ये यूनिवर्सिटी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी का घर नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, इसमें 2 लाख स्टूडेंट आता है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो काम किया गया है उसको तुमने कैसे नोटिस निकाल दिया? बेचारा थोड़ा सहम गया वो। मैंने कहा तुम नए लड़के हो, मैं तुम्हारे ऊपर शिकायत नहीं करूँगा, हालांकि मेरे पे जेडी राइट है। तब उस लास्ट में आड़ नहीं के सर ऊपर से नहीं है वो, या यहाँ पर हाई कोर्ट वाले आना लगा देते हैं, हमारे ऊपर सवाल कर देते हैं कैसे बना रहते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें असलियत बताऊँ, कितने नाले हैं मेरी ताल में, उन सबके ऊपर इंक्रोचमेंट हुए पड़े हैं। बाहर की कितनी आबादी घुसे आई है, 25 साल से मैं नैनीताल आता रहा हूँ, मुझे मालूम है ये कैसे बन गए। इसका जवाब हाई कोर्ट छोड़िए, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा हूँ, तब उसका जवाब देना। तो भेज दिया। मैंने कहा न मेरा रजिस्ट्रार जाएगा न मेरा कोई ऑफिसर जाएगा, तुम्हारे नोटिस को लेकर मेरे यहाँ का एक बाबू जाएगा एस्टेट सेगमेंट का, और मैंने उसी दिन नोटिस फाड़ देना और ये कैंसिल कर देना, नहीं तो मैंने समझ लिया मैं क्या करूँगा। अच्छा। हाँ, मैंने वो फोर्स भी मेरे पास है, तुम किसके लिए कर रहे हो। तो यह खैर वो खत्म हो गया। छात्र संघ का चुनाव जिसके लिए सब बचती है यूनिवर्सिटी, कराती नहीं है। हाँ। मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, शिक्षा मंत्री थे उसमें जी। उन्होंने कहा साहब छात्र संघ का चुनाव करवाना, लेकिन दो कमेटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन कराएगा? हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थे। उन्होंने छूटते कहा गुरु जी हमारे अनुभवी हैं, ये आएंगे सबसे पहले। अच्छा। मैंने कहा ठीक है हम करा देंगे। मैं वहाँ से लौट के आया और 3 दिन बाद मैंने प्रेस बुलाई। 4 सितंबर को मैंने प्रेस में घोषणा कर दी कि 11 तारीख को छात्र संघ चुनाव होगा। अच्छा। उस 3 दिन में मैंने सब मैनेज कर दिया था कैसे क्या होना है। तो उसमें हमारे 3-4 कैंपस थे यूनिवर्सिटी के और 45 गवर्नमेंट कॉलेज थे, उन सब में चुनाव होना था। तो सब जगह हमने मैसेज करा दिए, चुनाव अधिकारी ये वो लोग सेंट्रल लेवल पे कमेटी बना दी 5 आदमियों की व्यवस्था करके, और 5 तारीख से नॉमिनेशन, अगले दिन उसका स्क्रूटनी और विड्रॉल और उसके बाद चुनाव, और 11 को छात्र महासंघ का चुनाव सारे कॉलेजों के छात्र संघ अध्यक्ष मिलकर करते हैं वो सब कंप्लीट कर दिया। और जब चुनाव हो गया बिल्कुल पीसफुली हो गया, वो मैंने अपने लेवल पे हैंडल किया, डीएम को, कमिश्नर, एसएसपी को, उनको जी कह के लगा दिए कोई अनप्लीजेंट ना हो। तो जब मुख्यमंत्री की मीटिंग में गई तो मुख्यमंत्री बोले राणा साहब कमाल है आपने तो हमको बताया भी नहीं, हमसे हेल्प भी नहीं ली, तो आपने चुनाव करा दिया। तो मैंने आपकी हेल्प की क्या जरूरत है, मैंने ये तो राइट में जानता हूँ मेरे पास भी है। जब मैं सीधे डीएम एसएसपी को कह सकता हूँ तो आपकी क्या जरूरत पड़ी मुझे, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ फिर जोर से यहाँ से। मैंने कि आपने कैबिनेट दर्जा दे रखा है कुलपति कुमायूं को, तो मैंने उसकी पर्पस में जानता हूँ क्या है। और मैंने कि स्टूडेंट्स में मैं इतना पॉपुलरिटी बना ली है कि छात्र जो है कोई गड़बड़ नहीं करे। सर अब तक के अपने जीवन से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? अब जैसा है ठीक है, जीवन में हम अपना हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो हम कर सकते थे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। अब ये तो अलग बात है कि हम पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, अन्यथा आज से 20 साल पहले हम राज्यसभा जा सकते थे। हाँ। जिस तरह से हमारा अम्ब्रेला था स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे संगठन में, जी जी जी, 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने काम किया है, तमाम मंत्रियों के साथ रहा हूँ, तो वो सब अनुभवों को देखते उस तक कर सकते थे। लेकिन उसमें एक अड़ंगा वही था परिवारवाद वाला कि परिवार से दूसरा आदमी राजनीति नहीं कर सकता।
तो कोई संदेश देना चाहेंगे टीचर्स को, कुलपतियों को, बच्चों को? संदेश तो देखिए आजकल किसी को दे दीजिए कोई सुनता तो है नहीं। जहाँ जो आपको लाइक करते हैं, सम्मान देते हैं, सामान्य रूप से चीज़ों को मान लेते हैं। लेकिन यह है कि आप जीवन में निष्पक्ष रहें, ईमानदारी से काम करें और निष्ठा से काम करें, तो आपके लिए कोई काम बड़ा नहीं। आप हर उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको खरगोश की दौड़ में नहीं, आपको कछुए की दौड़ छोटी दौड़ में चलना पड़ेगा, कछुए वाली में। उसमें आप कामली, क्वाइटली अपने मिशन में लगे रहें। जहाँ बाधा आती है उनको पार करने की कोशिश करें, जहाँ सहारा मिल सकता है वो सहारा लें, लेकिन संघर्ष के बिना कोई रास्ता नहीं निकलता। सतत रूप से काम करते रहने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद।